कीड़ा हाँ। भोर मदना से हम निदान छिए हाँ। जे एले से जेबिया में गेले आ जे गेले से पड़ोसिए खेल के हमरा और के नहीं दै छै बुझलिए कतो कोनो चीज हमर को माने मतलब नहीं छै बनले तैयो नहीं बनले तैयो एले तैयो नहीं एले तैयो अपना नसीब भाग तक दे लक जे जीते शौचालय दिया हगने के लिए ते में शुगर ढुकल है। देख लीजिए फोटो बज हम मार दली टोल में देखिएगा कुछ नहीं चला था अपना सोगारत के लिए नाला वाला कुछ नहीं बना है, कुछ नहीं बना है। रोड बना है, रोड कहीं कहीं बना है। क्या दिक्कत है? जाने छियो काम की सब के लिए हमने जाने सकल देखलिए कहियो आयल है कि मोहल्ला में? पिछला 10 साल में नहीं भेल छले से 5 साल में बहुत बढ़िया काम कला, हर क्षेत्र में काम कला, हर वार्ड में काम कला। मुखिया जी चुनाव के मैदान में आज की स्पेशल रिपोर्ट देखिए अंडरखाड़ी प्रखंड के मदना पंचायत की रिपोर्ट। खुद से ही जीतने की जंग है, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है। आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज के विशेष कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में। आज के चुनावी यात्रा पर अभी हम पहुँचे हैं अंडाठाड़ी प्रखंड के मदना पंचायत। मदना पंचायत एक ऐतिहासिक पंचायत, मदनेश्वर नाथ महादेव ऐतिहासिक स्थल इसी पंचायत में। कभी हम विस्तार से मदनेश्वर स्थान पर आपसे बात करेंगे। अभी तो हम निकले हैं चुनावी यात्रा पर। आज के हमारे खास कार्यक्रम में मदना पंचायत से बतौर मुखिया प्रत्याशी मिथिलेश कुमारी जो यहाँ से चुनाव के मैदान में है, उससे हम बातचीत करेंगे। उनके चुनावी एजेंडे के बारे में बात करेंगे। प्रतिनिधि के रूप में मिथिलेश कुमारी के प्रतिनिधि के रूप में उनके पति सामाजिक कार्यकर्ता देवलाल यादव जी से हम विशेष बात करेंगे चुनावी मुद्दे पर। सबसे पहले हम आपका परिचय कराते हैं। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, मुखिया प्रत्याशी मिथिलेश कुमारी, उनसे आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले सर, आपका हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। हम सबसे पहले परिचय कराते हैं आपका, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं मिथिलेश कुमारी। हम चाहेंगे मैम कि आप सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शक अपने जनता को। ग्राम पंचायत राज मदना से मिथिलेश कुमारी मुखिया पद के हेतु चुनाव। आप भी अपना परिचय। मेरा नाम देवलाल यादव हुआ। आज के दिन हमारी पत्नी मिथिलेश कुमारी जो रिटायर्ड शिक्षिका है, वो मुखिया पद के उम्मीदवार है। उनकी प्रेरणा है जो मैं समाज सेवा करूं, क्योंकि अब मैं रिटायर हो चुका हूं, तो अपना कुछ वक्त जो है निकाल करके समाज सेवा में लगाऊं। और इसी उद्देश्य से ये बार बार हमको प्रेरित करती रही जो मैं भी लोगों के बीच जाऊंगा, लोगों की कठिनाई को सुनूंगा, इसीलिए वो आई है। और मैं अपने विषय में क्या बताऊं, मैं तो सबके दिल में बसता हूं। मैं हर गरीब से अमीर तक सभी के दिल में बसता हूं। पंचायत चुनाव के लिए आप पहली बार आए हैं या इससे पहले भी? एक बार और आए थे हम 2001 में, जब पहला चुनाव हुआ था, पंचायत चुनाव। जी, पहला चुनाव हुआ था। तो उस समय हमारे यहाँ कुछ व्यवस्था क्या कहते हैं, कुछ जो व्यवस्था था हमारे मतदाताओं का, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा शिकस्त खाए। उसके बावजूद भी मैं विपक्ष में रहा और 5 बरस तक एक विपक्ष का जो भूमिका होता है, मैंने वो भूमिका निभाया। हर कदम पे, हर पग पे, हर विकास। और जिस समय मैं विपक्ष का भूमिका निभा रहा था, उस समय जो विकास हुआ हमारे पंचायत का, वही विकास अभी तक जो है सो रेंगते आ रहा है। अभी तो कोई विकास नहीं हो रहा है। हम विकास के मुद्दे पर, उनके चुनावी एजेंडे पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ जो प्रत्याशी हैं बतौर मुखिया प्रत्याशी मिथिलेश कुमारी, उनसे जानना चाहेंगे चुनाव के मैदान में आने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है, आने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, हम सबसे पहले उनसे जानना चाहेंगे। आप मुखिया जी के चुनाव के मैदान में आ गई हैं। अब चुनाव के में आने के पीछे आपका कारण, आप एक रिटायर्ड शिक्षिका है, सेवानिवृत्त शिक्षिका है। शिक्षा तो आपके एजेंडे में सबसे पहले होगा, और आप एक महिला
महिला है, महिला प्रतिनिधित्व करने जा रही है, महिलाओं की भी आपसे ढेर सारी अपेक्षाएं होंगी, तो उसके बारे में आप अपनी बात करें। सबसे पहले तो हम रिटायर हो चुके हैं। सबसे पहले हम शिक्षा की का प्राथमिकता देंगे, उसके बाद नारी सुरक्षा, मान सम्मान का अधिकार देंगे। आपने बात की है नारी सुरक्षा, मान सम्मान की, जी। उसके लिए आपके पास क्या योजना? जाति पाति हो चाहे भेदभाव को छोड़ करके घर घर हम शौचालय बनाएंगे। जो भी कठिनाई होगी उसको हम लोग समाधान करेंगे। हम आते हैं सीधे चुनावी मुद्दे पर। मिथिलेश कुमारी के चुनावी एजेंडे में जैसा कि प्रत्याशी ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा, उनके मान सम्मान उनकी पहली प्राथमिकता होगी। मिथिलेश कुमारी के प्रतिनिधि के रूप में देवलाल यादव जी हैं, हम उनसे जानेंगे कि सर आप पहली बार 2001 में चुनाव के मैदान में आए, जनता ने आपका समर्थन दिया, उसके बाद आप अपने आप को राजनीति से अलग कर लिए, फिर आप दोबारा चुनाव के मैदान में आए, इसके पीछे का कारण रहस्य हम आपसे जानना चाहेंगे। ऐसा जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि हम समाज के बीच में हमेशा जुड़े रहे जी, लेकिन हम ये नहीं चाह रहे थे कि हमारा ही द्वारा विकास होगा, कोई भी आए इस पंचायत का विकास करे, लेकिन ऐसा लगता है हमको कि जो विकास जो होना चाहिए वो हो नहीं पाया, और जो भी हमारे प्रतिनिधित्व जो है, जो भी मुखिया जी थे, उसके जो सेकंड स्थान पर जो भी रहे वो अपनी भूमिका निभाने में अक्षम रहे। इसी की वजह से आज हमारे यहाँ का जो विकास जो है सो थम गया, गति उसका नहीं बन पाया, वो विपक्षी की वजह से। आप पंचायत का नेतृत्व करने के लिए आगे हैं, क्योंकि आपको लगा कि पंचायत नेतृत्व विहीन है, तो आपके चुनावी मैनिफेस्टो, चुनावी मुद्दे क्या सब? वैसे तो बहुत अरमान है दिल में, लेकिन कुछ शब्द ही हम बोल पाएंगे और बोलना चाहता हूँ। हम सबसे पहले तो इस पंचायत के जितने भी हमारे मतदाता हैं, मैं उसको धन्यवाद करता हूँ और उनको अपनी ओर, अपने पंचायत की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आज जो है हमारे यहाँ जो ये शौचालय का निर्माण होना चाहिए हर घर में, नहीं हो पाया। सड़क नाला का ज़रूरत है जहाँ, वहाँ सड़क नाला नहीं बन पाया, कहीं और बन पाया और बन गया। ये सारा चीज़ है सो विपक्ष के विहीनता के कारण से। तीसरी बात है जो हमारी पत्नी महिला है और ये सीट भी महिलाओं के लिए, तो सबसे पहला प्राथमिकता होगा कि जो महिलाएं जो जितनी भी हैं हमारे पंचायत के, उनका मान सम्मान का रक्षा हो। उसके बाद जो हमारी जो महिलाएं हैं जो आज शौचालय के लिए रोड पर जाती है, वो भी मुख्य मुद्दा है हमारे पंचायत के जो महिलाओं की इज्जत के लिए। इसीलिए हर घर में शौचालय हो, जहाँ तक बन पाया है, नहीं तो हर घर में शौचालय हो। और मैं एक बैठक के द्वारा भी लोगों को जागरूक करना चाहूँगा कि जो जितने भी हमारी महिलाएं हैं वो अपने शौचालय का उपयोग करें और अपनी इज्जत खुद बढ़ाएं। जब महिलाएं इस बात को समझ जाएगी तो निश्चित तौर पर हमें विश्वास है कि वो अपना इज्जत बचाना शुरू करेंगे। अब हम बात करेंगे विकास की। बताएं कि विकास की बहुत ज़रूरत है और पंचायत को विकसित करना है, उसके लिए जो आपके पास रोड मैप है, पहला आप कौन सा काम करें? सबसे पहला तो है जो आपको पहले रोशनी की व्यवस्था हर जगह होनी चाहिए, गांव-गांव होना चाहिए, हर मोहल्ले होना चाहिए, हर जगह रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। और रोशनी के बाद में मैं चाहूँगा सरकार से जो ऐसे भी परिस्थिति हो वहाँ से लड़कर हर गांव में, हर कोने पर, हर मोहल्ले में मैं चाहूँगा जो जनरल सीसी कैमरा लगे। जो आज जो लोग असुरक्षित अपने आप को समझ रहा है, सबसे पहले वो हमारे पंचायत के लोग सुरक्षित हो जाए। पहले विकास, पंचायत की विकास के लिए क्या ज़रूरी है, इसे करना है और कैसे आप करेंगे? आज जो हमारा मदना पंचायत
जो इतनी बड़ी आबादी की पंचायत है, जो पूरे आंध्रा ठारी प्रखंड में सबसे बड़ी आबादी का ये पंचायत है। यहाँ विपक्ष के विहीनता की वजह से कोई विकास नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं चाहूँगा सबसे पहले जो यहाँ की भ्रष्टाचार जो है, जो कण कण में घुस गया है, मैं सबसे पहले उस चीज़ को मुक्त करवाना चाहता हूँ। चाहे वो आवास योजना हो या नल जल योजना हो या शौचालय योजना हो या वृद्धावस्था पेंशन की मामला हो, हर जगह करप्शन ही करप्शन हो चुका है, दलालों के हाथ में चला गया है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि जो सबसे पहले जो है भय मुक्त लोग अपनी बात रख सके। यहाँ जो है सो एक पंचायत सचिवालय की व्यवस्था हो, मैं लड़ूंगा, बात करूंगा, पंचायत सचिवालय की व्यवस्था हो जिसमें हमारे जितने भी जनता के नौजवान हैं, इस पंचायत के नौजवान हैं, जिसका आवश्यकता होता है आवासीय का, जातीय का, आय का, उसके लिए दर दर का ठोकरे खाना पड़ता है, ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता है, किसी दुकान पे जाना पड़ता है। वो सारी व्यवस्था वहाँ पंचायत सचिवालय में हो, पंचायत भवन में सारी व्यवस्था हो, जिससे कहीं भी किसी को भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं हो, वहाँ आए। जैसे अगर हो जाता है ये व्यवस्था तो हमारे जितने भी नौजवान हैं जो बेरोजगार है उसको भी यहाँ नौकरी की आवश्यकता होगी, नौकरी पे आएंगे, उनका भी विकास होगा। दूसरा चीज़ जो है सो मेरे पंचायत में ये एक स्थल है जिसको मद्देश्वर नाथ के स्थान से जाना जाता है, जो बहुत पूर्व से है और मैं नहीं समझता हूँ कि जो कोने कोने के लोग इस नाम से, इस स्थान से परिचित हैं। आज विडम्बना है कि मैं कई विधायकों से, कई सांसदों से भी बात किया हूँ जो इसको जो पर्यटन स्थल बनाया जाए, और मैं समझता हूँ जो अगर पर्यटन स्थल बने तो यहाँ पर हमारे गिदरगंज के तमाम लोग वहाँ बसते हैं जो बहुत ही गरीब गुरुबा है, और हमारे अगल बगल के गांव मदना हुआ, सर्रा हुआ, यहाँ के लोग भी बसते हैं। अगर ये पर्यटन स्थल हो जाए तो यहाँ की आर्थिक स्थिति का सुधार अपने आप होता चला जाएगा। 200-500 किलो आबादी में लोग जो है यहाँ बिजनेस करेंगे, चाहे वो मुसलमान तबका का हो, चाहे हिंदू तबका का हो, किसी भी तबका का हो, वो वहाँ पर दुकान लगाएंगे और अर्थ का जो है उपार्जन शुरू हो जाएगा, सबका परिवार खुशहाल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो है अगर ये पर्यटन स्थल बनता है तो यहाँ जो सिर्फ क्या कहते हैं इस पंचायत का, इस राज्य का लोग आना शुरू करेंगे, इस जिला का लोग आना शुरू करेंगे, दूर दराज का लोग आना शुरू करेंगे। हो सकता है इसका विकास इतना हो जाए कि जो है सो फॉरेन से भी लोग जो यहाँ आते हैं पर्यटन के रूप में, वो भी यहाँ पर आना शुरू कर दे। बड़ी अच्छी खासी जो है सो उसका एक तालाब है जिसमें हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिल करके जो है सो अपना गुजारा बसारा कर रहे हैं। और तीसरी बात है कि जो हमारे यहाँ जो अभी जो नल जल योजना जो बना है, चला है, वो कार्यान्वित नहीं। सबसे पहले आप बात बताए हैं मदना पंचायत के विकास के लिए, आर्थिक रूप से पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ जो ऐतिहासिक स्थल है मदनेश्वर स्थान, इसको पर्यटन स्थल का दर्जा मिला। आप उसके बाद आपने की है कि नल जल योजना जी फेल्योर है, सक्सेस नहीं है, उसका कारण क्या है और उसका निदान आप कैसे करेंगे? अगर आप इस बार जनता ने आपको चाहा, समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, आप चुनाव जीत के आ गए, तो इसे आप कैसे ठीक करेंगे? देखिए, यहाँ सबसे पहले कुछ हमारे सरकार जो है उनमें भी कमी है, क्योंकि इतनी बड़ी परियोजना जिसको हर घर से जोड़ा जाना चाहिए था, हर घर से जोड़ना चाहते हैं सरकार, उसमें जो है सो एक अशिक्षित निम्न वर्ग के लोगों को जो है सचिव बना दिया जाता है, उस पर काम करने का बोझ डाल दिया जाता है, जिसका उसके पास में न उनको कभी जो है सो प्रशिक्षित किया जाता है, न कुछ नहीं किया जाता है। इसमें तो बड़े बड़े इंजीनियर और ओवरसियर की ज़रूरत है, उनके द्वारा जो अगर यही काम होता तो आज इसका रूपरेखा किसी और तरह का होता। या हमारे जो
निम्न लोग के हैं उनको सचिव बना करके उनके ऊपर में वार्ड मेंबर के ऊपर में जो डाला गया ये भार, ये सरकार का जो है अपना बोझ कम करने के लिए ही सिर्फ है। नहीं तो अगर उसको अगर शिक्षित किया जाता तो आज जो अभी जल नल का योजना जो धरातल पर नहीं है वो आज धरातल पर होता, हर घर में नल का योजना पहुंच गया होता और लोग चाव से उस पानी को पीता। लोग आज भी समझ रहा है जो ये पानी जो आ रहा है वो गंदा है कि क्या है, पीने लायक है कि नहीं है, ये विश्वास नहीं हो रहा है। अगर मैं आया तो इसमें सरकार से भी लड़ करके व्यवस्था का परिवर्तन करके सबसे पहले जो है सो मैं चाहूँगा कि जो ये जल जो है जितने भी घर में पहुँचे वो शुद्ध जरूर पहुँचे, पिए जल के तरह हो। आप अभी बता रहे हैं कि सरकार की अपनी खामियां हैं, नल जल योजना जो आज धरातल पर सक्सेस नहीं है उसके पीछे सरकार भी जवाबदेह है। जी जी जी। जिस वार्ड क्रियान्वयन समिति को ये जवाबदेही दी गई है उसके पास में कोई इस तरह का प्रशिक्षण ही नहीं है, तजुर्बा ही नहीं है। पहला काम क्या करेंगे? पहला काम तो सबसे पहले जहाँ तक जो नल जल योजना अभी तक चालू नहीं हो पाया उसको जो है सो विशेष स्तर पर मैं चालू करवाऊँगा और जहाँ कहीं भी किसी भी तरह से गड़बड़ी है, जो कहीं पाइप कटा हुआ है, कहीं कुछ है, उसका सारा मरम्मती करवाने के बाद में सबसे पहले मैं हर घर में नल जल योजना का पानी पहुंचाने का प्रयास करूंगा, चाहे वो जिस भी स्तर से। वार्ड क्रियान्वयन समिति को पहले प्रशिक्षण दिलाने की आवश्यकता भी है। जी जी, तो पहले भी हम बोल चुके हैं। मैं चाहूँगा, बात करूंगा, जो भी हमारे पदाधिकारी होंगे उनसे भी बात करूंगा, डीएम तक का बात करूंगा कि जो हमारे जो कार्यान्वयन समिति के जो जितने भी मेंबर हैं जो उसको जो है प्रशिक्षित किया जाए, जिससे लोग समझ सके और वे अपने वार्ड के लोगों को भी समझा सके जो इसका क्या महत्व है, क्यों ऐसा सरकार सोच रही है, क्या आवश्यकता है। इससे लोग जो है सो कहीं गंदा पानी पी रहा है, कहीं कुछ पी रहा है, जिससे बीमार पड़ रहा है। लोगों की इलाज करने की जो है सो पैसा नहीं है। एक तो यही से ही कोविड-19 का मारा हुआ जो है सो हमारा देश है या विश्व है, उसमें लोगों की पैसा का तंगी है। ऐसी स्थिति में गंदा पानी पीने की वजह से जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, वो सारे समस्या का निदान जो है प्रशिक्षण ही। सर, अभी आप बात कर रहे थे महामारी की, बीमारी की। स्वास्थ्य एक अहम मुद्दा है गाँवों में। लोग की आमदनी कम है गांव में और स्वास्थ्य पर मैक्सिमम खर्च है, इस वजह से लोग आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हैं। तो आप पहले बताएं, क्या आपके पंचायत में स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक है या उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमराया हुआ है। अभी हमारे यहाँ एक उपकेंद्र है, स्वास्थ्य उपकेंद्र है, जिस पर मैं नहीं समझता हूँ कि जो आधी से आधी आबादी है, मतलब 1/4 आबादी को भी नहीं जानकारी है कि जो हमारे यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर लोगों की दवा दारू की व्यवस्था भी हो सकता है, जिसका अभी तक लोगों के बीच में जानकारी नहीं दी गई है। वहाँ पर अगर सारी व्यवस्था हो जाए तो लोगों का बहुत हद तक आर्थिक तंगी में जो दवा पर अपने बीमार पर जो है सो बच्चों के अपने परिवार के लिए जो खर्च होता है उसमें बहुत कटौती हो जाएगा और लोग आर्थिक रूप से सुधार करना शुरू करते हैं, लोगों का परिवार का आर्थिक स्थिति बदलना शुरू हो जाएगा। पंचायत के विकास के लिए, किसी भी जगह का विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। जैसे कि आपने बताया कि वार्ड क्रियान्वयन समिति को प्रशिक्षण जरूरी है, तो पंचायत के विकास के लिए ये तो एक शिक्षा जरूरी है। ये तो एक मुद्दा। जी। दूसरा मुद्दा है जो है सो 3 मुद्दा मैंने बताया आपको। एक रोशनी की व्यवस्था, दूसरा जो है सो कैमरे की व्यवस्था, तीसरा स्वास्थ्य का व्यवस्था, चौथा जो है सो मैं आपको बता रहा हूँ कि सड़क और नाली की परम आवश्यकता होगा कि सबसे पहले मैं उस जगह का विकास करूँगा जहाँ पर जो है सो आवाम का जाने का ज़रूरत है, आवाम का चलने की ज़रूरत है, और जिस समय आर्थिक पे कंधा देने की ज़रूरत है वैसे आदमी कहीं आर्थिक कंधा दे रहा है वो भी फिसल कर नहीं गिर जाए, ऐसा स्थिति है। मैं वहाँ पे विकास करने का व्यवस्था करूँगा। ये सड़क और नाली का मेरा प्राथमिकता रहेगा। सड़क नाली से मैं जो है सो जहाँ भी आवश्यकता होगा वहाँ मैं अपना प्रयास करूँगा। हम बात कर रहे थे शिक्षा पर। शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं है।
मैं बता रहा हूँ। कि यहाँ शिक्षा की क्या स्थिति है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, शिक्षा की व्यवस्था है, सबसे पहले तो जितनी आबादी है उसके मुताबिक यहाँ विद्यालय नहीं, और विद्यालय है तो वहाँ भी हमारे जो भी शिक्षक महोदय कार्यरत हैं वो जो है बच्चों के बीच शिक्षा का जो व्यवस्था होना चाहिए, जो देने की आवश्यकता है वो नहीं दे पाते, जिसका वजह है कि यहाँ जो समिति जितनी भी बनी हुई है वो सिर्फ नाम के लिए रह गया है, और वैसे आदमी समिति में है जिसका प्रभाव शिक्षकों के ऊपर में नहीं पड़ रहा है। तो अगर शिक्षा पहले विद्यालय, उसके बाद में शिक्षक का अच्छा विचार, अच्छा व्यवहार, आचरण बच्चों को देना शुरू करे तो हर बच्चा एक अच्छा नागरिक जरूर बन सकता है, ये मुझे विश्वास है। और मैं इसके लिए हर जगह लड़ूंगा, विद्यालय के लिए लड़ूंगा, शिक्षकों को प्रेरित करूंगा, जाकर प्रेरित करूंगा कि आप भी हमारे इसी समाज के लोग हैं, आपके भी नन्हे मुन्ने बच्चे किसी न किसी विद्यालय में पढ़ते हैं, आप जो है हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे को अच्छा एक नागरिक बनाइए। मैं ये हमेशा प्रयास करूँगा। यहाँ हम मुद्दा है आपकी पंचायत की सामाजिक समरसता। कभी आपका पंचायत एक जो सामाजिक जो तनाव है, टकराव है, उसे लेकर काफ़ी बदनाम हुआ करता है, आज क्या स्थिति है? आप सही बोले हैं, यहाँ जागरूकता की कमी की वजह से हुआ है, या हमारे जो नेतृत्व करता है समाज के, वो लोग इस बात को बरगला करके रखे हुआ है जो ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी भी मदनेसर की बात किया हूँ तो लोग मदनेसर के नाम से ही हिंदू मुस्लिम की बात उठाता है। मैंने आपको बोला है जो अगल बगल में सबसे पहले गिदरगंज गाँव बसता है, अगर पर्यटन स्थल बनता है तो सबसे पहले आर्थिक जो है आमदनी जो सबसे पहले गिदरगंज का बढ़ेगा, उसके बाद ही किसी गांव का बढ़ेगा, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जितने भी ज़मीन है वो सारे जो है सो क्या कहते हैं गिदरगंज वालों का है। उनके पास में भी बेरोजगारी है, वो लोग अपना अपना सिर्फ दुकान लेकर के बैठ जाएगा तो मैं समझता हूँ कि जैसे अपने परिवार का गुजर बसर ज़रूर करा पाएगा। और जो भी ऐसा कुछ था, जो ऐसा सोच रहा था, वो गलत फहमी की वजह से लोग हिंदू मुस्लिम की बात करता है। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ और मैं सबका साथ, सबका विकास चाहता हूँ और चाहता रहूँगा, चाहे जीते या नहीं जीते। जीतने के बाद में तो अलग सी बात है, मैं हार भी गया तो मैं हमेशा प्रयत्न करूँगा कि जो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो और एक सच्चाई की बात हो, लोगों की जो है सो कार्यान्वयन का बात हो, लोगों का जो है विकास का बात हो, सब लोग एक साथ मिल कर के इस पंचायत को एक मॉडल पंचायत बनाए। क्योंकि हमारे गांधी जी का उद्देश्य था कि जो हमारे जो पंचायत होगा, हमारा गांव जो होगा, वो एक मॉडल गांव होना चाहिए। मैं टीका टिप्पणी तो नहीं करता हूँ, लेकिन जो देखता हूँ उस पर बोले बिना रहा भी नहीं जा रहा है, इसीलिए मैं एक बात बोल रहा हूँ कि जो हमारे जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री महोदय हैं वो मॉडल शहर चाहते हैं। अभी उनकी निगाह गांव तक नहीं पहुंचा है। हो सकता है हमारे जैसे कई आदमी इस बात को उठाना शुरू करें तो उनकी ध्यान आ जाए जो गांव की तरफ भी, और गांव भी एक मॉडल गांव होना चाहिए, तभी विकास हो सकता है इस राज्य का। गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का सपना था, आदर्श गांव, मोदी जी कह रहे हैं स्मार्ट सिटी, आप कह रहे हैं स्मार्ट गांव होना चाहिए। जी, स्मार्ट गांव होना चाहिए। जब स्मार्ट गांव हो जाएगा तो अपने आप जो है सो इस हिंदुस्तान का, इस भारतवर्ष का जो है विकास हो जाएगा।